नमस्कार मित्रों, अध्ययन धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस सीरीज़ में जैसा कि आप जानते हैं हम करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, तो रिवीजन कर रहे हैं इस चीज़ का। तो यह वीडियो है 6 वीडियो इस सीरीज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका रहता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में कि जो पंजाब है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए गवर्नर वॉन सीएम भगवंत मान जी को। ठीक है जी। तो इस तरीके से अब हमारे को प्रेसिडेंट रूल के बारे में पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल क्या है, इशू क्या है, ज़्यादा मैटर नहीं करता हमारे लिए मैटर क्या करता है कि जो है प्रेसिडेंट रूल होता क्या है और क्या इसके लिए क्या प्रोविज़न रहता है, इस चीज़ के बारे में रहता है। ठीक है जी। एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि पुरोहित पॉइंट आउट दैट नॉट फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन सॉट बाय द गवर्नमेंट वुड बी plainly in dedication of the constitution duty that is imposed on the chief minister in term of 167B आर्टिकल के तहत इस चीज़ को देखा जाएगा। तो प्रेसिडेंट रूल क्या कहता है, आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूल या इमरजेंसी प्रोविज़न आपका रहता है पार्ट नंबर, आपके संविधान में अंदर जाएंगे पार्ट 18 के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक आपको इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इमरजेंसी 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है प्रेसिडेंट रूल, तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है जी। जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो इसकी जो ड्यूरेशन होती है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन क्या है नेशनल इमरजेंसी की, तो 6 महीने की तक कंटिन्यू रहती है। ठीक है जी। और इनडेफिनेट टाइम तक रहती है, बस आपको पार्लियामेंट से हर 6 महीने में अप्रूवल लेना होता है। प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या होता है, 6 महीने तक ही रहती है और ये मैक्सिमम 3 साल तक रह सकता है। इसमें भी 6 महीने में आपको क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट से। ठीक है जी। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो इंडेफिनेट पीरियड तक रहती है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा मतलब ना तो दोबारा आपको परमिशन लेनी पड़ती है पार्लियामेंट से, वो जैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है अपने आप ही वो रिजॉल्व हो जाती है। ये देखो, जो नेशनल इमरजेंसी हमारी रहती है वो एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन के बेस के ऊपर दी जाती है कि मतलब कोई अगर आर्म्ड रिबेलियन हो जाता है या फिर कोई बाहर से आक्रमण हो जाता है उस केस में नेशनल इमरजेंसी की जाती है। आर्टिकल नंबर 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है। अगर कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो जाता है किसी स्टेट के अंदर तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, उस स्टेट की विधानसभा को स्थगित कर दिया जाता है और वहाँ सीधा राष्ट्रपति का शासन किया जाता है। आर्टिकल नंबर 356 से लेकर मतलब आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के तहत ये चीज़ की जाती है। ठीक है जी। जो तीसरा आपका इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल थ्रेट या फिर स्टेबिलिटी आपकी या क्रेडिट ऑफ जो आपका इनकम रहता है वो अगर इंडिया या कम हो जाए तो उस केस में लगता है आर्टिकल नंबर 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। इम्पैक्ट क्या होता है कि आर्टिकल 19 सीधा जो है ऑटोमेटिकली आपका मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अलावा सारी की सारी चीज़ें स्थगित कर दी जाती है फंडामेंटल राइट के अंदर भी, नेशनल इमरजेंसी के अंदर। ठीक है जी। प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट रेस्ट विद हिम एंड डिसॉल्व सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेटिव, विधानसभा को स्थगित कर दिया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत कुछ चीज़ें ऐसी की जाती है जो प्रेसिडेंट ही के द्वारा की जाती है, जैसे कि वो क्या करेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सस्पेंड कर देंगे, डायरेक्शन ऑफ फॉलो कैनन ऑफ फाइनेंस कम कर देंगे, ऐसी चीज़ें कर देंगे। ठीक है जी। तो पार्लियामेंट अप्रूवल क्या होता है, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज विद इन 1 मंथ, और ये 2 महीने के अंदर होना चाहिए अप्रूव, और ये भी 2 महीने के अंदर अप्रूव होना चाहिए। तो ये रहता है। ठीक है जी। आपकी जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है जो आप नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, और बाकी दोनों सिंपल मेजोरिटी के तहत आप इमरजेंसी को घोषित कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि PIL बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट हेलेंस इन द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ आपका 10th शेड्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था इन 52nd जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1985 के अंदर। तो 10वां अनुसूची जो आपका मिलेगा उसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया था 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है जी। तो डिस्क्वालिफिकेशन आर मेंशन जो है वो आर्टिकल नंबर 1022 एंड 1912 के तहत MPs और MLAs की डिस्क्वालिफिकेशन की जा सकती है। अब किस बेस के ऊपर है वो आपको पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के बारे में, यूनिसेफ के बारे में बात करेंगे कि यूनिसेफ क्या है। यूनिसेफ जो एक स्पेशल प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाया जाता है, गाइडेड बाय द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड इन 1989। ठीक है जी। इसको एस्टैब्लिश किया था 1946 के अंदर। ठीक है जी। और इसको न्यू इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू एड नेशनल एफर्ट टू इम्प्रूव द हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, जनरल वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड टू एस्टैब्लिश द राइट एंड एंडोरिंग एथिकल प्रिंसिपल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर टुवर्ड चिल्ड्रन। ठीक है जी। 190 से ज़्यादा कंट्रीज एंड टेरिटरीज के साथ मिलकर काम करती है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंटरनेशनल सेफगार्ड के बारे में बात करेंगे कि ILO क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड क्या है एंड UN कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। IL क्या है, 2 कोर इन कन्वेंशन देखने को अंदर मिलेगी इसको। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन, कन्वेंशन 138 मिनिमम एज कन्वेंशन एंड आपका 182 वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन देखने को मिलेगा। इंडिया ने रेटिफाइड किया है इन दोनों को। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड 1959 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 25 स्टिपुलेट करता है एंड द चाइल्ड इज एंटाइटल्ड टू स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस। इसको 1924 के अंदर सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था लीग ऑफ नेशन के द्वारा एंड देन इन 1959 बाय द UN। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड 1989 क्या कहता है कि डिफरेंट राइट लगाए गए हैं, रखे गए हैं चिल्ड्रन के लिए, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, सोशल, हेल्थ एसेट्रा एटसेट्रा। चाइल्ड लेबर एंड लॉज एंड पॉलिसीज इन इंडिया क्या है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। आर्टिकल 21A आपको पता है राइट टू एजुकेशन जो है हमारा ऐड किया गया था। ठीक है जी। उसके अलावा आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 क्या कहता है, ये DPSP के अंदर आता है आपको पार्ट 4 के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आर्टिकल 39 भी उसके अंदर ही आता है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड आर्टिकल 24 फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 23 भी फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A भी आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, जो कि आपका एड ऑन किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ। फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 23 के अंदर और आर्टिकल 24 के अंदर कि कोई 14 साल का छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको हजार्डियस वर्क के अंदर नहीं लिया जाएगा, मगर शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आता है सारा का सारा। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट जो है ये आपका पॉक्सो एक्ट है। इसको अमेंड किया गया था 2019 के अंदर। ठीक है जी, कि इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। अब इसके बारे में क्या क्राइटेरिया, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस किए गए हैं। ठीक है जी। ये पहले क्या क्या लॉ थे उसको कैसे बढ़ाया गया है। पॉक्सो एक्ट 2012 का क्या कहता है और 2019 का क्या कहता है, आप यहाँ से यह पढ़ सकते हैं, न्यूज़ में था इसलिए बता दिया। नेक्स्ट प्रोग्राम का निधि प्रोग्राम है। निधि प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर। अब यह क्या है, ये स्टार्टअप को नर्चर करना है थ्रू स्काउटिंग, स्पोर्टिंग एंड स्केलिंग इनोवेशन के द्वारा। तो यही है, और नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसको फंड किया गया है। स्टेटस ऑफ इंडिया इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो रैंक 40th आउट ऑफ 132 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2022 के अंदर। थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम आपको स्टार्टअप का ग्लोबली देखने को मिलेगा 31 मई और 2023 के अनुसार। ठीक है जी। और इंडिया जो है 108 यूनिकॉर्न यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसकी टोटल आपको वैल्यू 340.80 बिलियन के आसपास देखने को मिलेंगी। उसके अलावा थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जा रही है। ठीक है जी, कि पब्लिक सेक्टर अकाउंट फॉर द 3/4 ऑफ द टोटल R&D एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा प्रोजेक्ट देविका। अब देविका प्रोजेक्ट क्या है, इसमें रिजुनवेट करेंगे हम देविका रिवर को। रिजुनवेशन क्या होता है आपको पहले से पता होगा कि हम जब एक कोई रिवर जो है उसमें अगर रिवर में पानी फ्लो कम हो रहा है, कुछ भी ऐसा चीज़ है, तो उसको रिजुनवेशन कहा जाता है, उसको ठीक करने के प्रोसेस को कहा जाता है। ठीक है। अब क्या है, बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट रहता है थोड़ा सा। ठीक है, ज़्यादा डीप भी नहीं, बस ऐसा कि नदी को फिर से पुनर्जागृत करना है। ठीक है जी। तो नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट रिजुनेशन प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा देविका रिवर के ऊपर। ये लॉन्च किया गया 2019 के अंदर। ठीक है जी। और नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP के द्वारा। देविका रिवर के बाद में बात करें तो ये आपका ओरिजिनेट करती है हिली सुधा महादेव टेम्पल इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर। सुधा महादेव टेम्पल से ओरिजिनेट करती है उधमपुर जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है जी। और ये पंजाब की तरफ पाकिस्तान के अंदर जो है वहाँ पे वहाँ की ओर बहती है और रावी रिवर में जाके यह मर्ज हो जाती है। ठीक है जी। होल्ड रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज रिवर्स रिवर्ड बाय द हिंदूज एज द सिस्टर ऑफ द रिवर गंगा, इसको कहा जाता है। ठीक है जी। देविका ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड इन उधमपुर इन 2020। ठीक है जी। अ पार्ट ऑफ टेकिंग ऑफ दैट कन्वेंशन देविका ब्रिज वॉज ऑल्सो मीन टू बी हैव स्मूथ पैसेज ऑफ आर्मी कन्वर्स एंड व्हीकल। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। इसमें 5 लाख रुपए तक का आपको पर फैमिली पर ईयर जो है आपका मतलब इलाज करने के लिए सरकार की तरफ से मिलता है। ठीक है जी।
और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके सामने यहाँ दी गई है। ठीक है जी। तो ये टू बी लॉन्च्ड ऑन द 25 सितंबर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है जी। उसके अलावा इसके बारे में आपको पता है कि ये पूरे बेनिफिट प्रोवाइड करती है ऑल ओवर इंडिया में लोगों को। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान उषा। पीएम उषा क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखने को मिलेगी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत। ठीक है जी। इसमें क्या करेंगे कि ओवर 300 HEI जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है इंक्लूड द स्टेट यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज जो होते हैं उसके अंदर दिया जाएगा। इसमें एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। की फीचर आपके सामने है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक आप रहता है कि 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे लोकसभा के अंदर, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की बात की जा रही है। IPC की जब हम बात करते हैं तो IPC जो है इंडियन पिनल कोड है, जो कि 1860 से हमारे पास था पहले, 1860 वाला इंडियन पिनल कोड। इसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता बिल जो है बना दिया गया है 2023 के अंदर। क्या किया गया है? इंडियन पिनल कोड को चेंज करके अब रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता बिल जो है पास किया गया है। इसके अंदर 356 सेक्शन होंगे इंस्टेड ऑफ 511 सेक्शन इन IPC। मतलब IPC के अंदर पहले कितने सेक्शन थे? 511 थे। इसके अंदर 356 सेक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। 175 जो है सेक्शन को अमेंड किया गया है, 8 सेक्शन को ऐड किया गया है, 22 सेक्शन को रिपील कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC था, ठीक है, वो 1973 का था हमारे पास। ठीक है, उसको रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया गया है 2023 के अनुसार। ठीक है जी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता बिल, ये IPC था और ये है CRPC, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके अंदर 533 सेक्शन देखने को मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 478। उधर कितने थे? 511 थे, अब 375 किए, 356 किए गए थे। ठीक है जी। 8 ऐड किए, 22 रिपील कर दिए गए थे, 175 अमेंड कर दिए गए थे। यहाँ पे क्या है? 533 सेक्शन देखने को मिलेंगे, पहले कितने थे? 478 देखने को मिलते थे। 160 को चेंज कर दिया गया है, 9 को ऐड किया है, 9 को ही रिपील कर दिया गया है। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट था हमारे पास 1872 का, ठीक है, उसको रिपील कर दिया गया है, उसको रिप्लेस कर दिया है भारतीय साक्ष्य बिल के तहत। ठीक है, इसमें 170 सेक्शन देखने को मिलेंगे और पहले 167 थे। ठीक है, 23 सेक्शन को चेंज कर दिया गया है और 1 सेक्शन को ऐड किया गया है, 5 को रिपील कर दिया गया है। मतलब 3 चीज़ें हमने पढ़ी। क्या क्या? पहले IPC था, IPC को किस में चेंज किया गया? भारतीय न्याय संहिता बिल में चेंज कर दिया गया है, BNSB के अंदर। ठीक है, 511 सेक्शन पहले देखने को मिलते थे, अब 356 देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। 125 अमेंड किए गए हैं, 8 ऐड किए गए हैं और 22 रिपील कर दिए गए हैं। दूसरा था हमारा CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर वाला। ठीक है जी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS कर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें 533 सेक्शन हैं, पहले कितने थे? 478 थे। ठीक है जी। 9 ऐड किए गए हैं, 9 ही रिपील कर दिए, 160 चेंज कर दिए गए। तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, IPC था जो आपका वो 1860 से था और जो आपका CRPC था वो था आपका 1973 से और इंडियन एविडेंस एक्ट जो आपका था वो 1872 से था। ठीक है जी। इसमें 170 सेक्शन, पहले 167 थे। ठीक है जी। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको इसके बारे में हमने दी। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस। ठीक है जी। ये क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने विन किया है नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस। ठीक है जी। तो टू प्रमोट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस इसको आपको अवार्ड को प्रोवाइड करवाती है। 2003 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। तो किसको मिला? पंचायती राज मिनिस्ट्री को दिया गया है। इसमें क्या किया है? सर्वे एंड ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी विलेज एरिया, स्वामित्व स्कीम की बात भी की जा रही है। स्वामित्व स्कीम क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नेशनल पंचायती राज डे
पे दिन इसको लॉन्च किया गया था 2020 के अंदर, ठीक है जी, और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के तहत ये आती है। नेक्स्ट टॉपिक है गृह लक्ष्मी स्कीम। गृह लक्ष्मी स्कीम की बात करें तो ये हर एक महिला के लिए जो कि सर्व करती है एज अ हेड ऑफ देयर हाउस होल्ड इन कर्नाटका, उनको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें 2000 रुपये थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा उनको मिलेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी ऐसा है कि APL BPL APL कार्ड होना चाहिए, अंडर कैटेगरी इनकम टैक्स के अंदर आने चाहिए, बहुत सारी ऐसी मतलब फॉर्मेलिटीज़ हैं, एक ही वुमेन को मिलेगा ऑल ओवर उसमें के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है कि इराक ने एलिमिनेट कर दिया है ट्राकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ट्राकोमा क्या है? ट्राकोमा आपको एक बैक्टीरिया देखने को मिलेगा जिसको क्लामाइडिया ट्राकोमेटिस इस इन्फेक्शन को कॉज करता है। इसमें आई से रिलेटेड है, आई पेन होता है एंड ब्लड विजन हो जाता है, या कई बार विजन लॉस भी हो जाता है, पुअर सैनिटेशन की वजह से यह रहता है, ठीक है जी। तो ये ट्राकोमा को इराक ने क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है, इराक के अंदर से, ठीक है जी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है जी। तो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस की बात, इसको हाथी पाँव भी कहा जाता है, उसकी बात की जा रही है कि इंडिया कमिटेड एलिमिनेट करेंगे 2027 तक इसको कर देंगे। सिनेरियो क्या है? अभी 650 मिलियन इंडियन अक्रॉस 21 स्टेट्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे लिम्फेटिक फ्लेरेसिस की, ठीक है जी। तो 40% केसेस आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के इंडिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने एक एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लेरेसिस लॉन्च किया 2018 के अंदर, ठीक है जी, और बाकी ग्लोबल इनिशिएटिव भी बहुत सारे हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब वैसे अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है कि क्या डिजीज़ है, तो फ्लेरेसिस पैरासाइट स्प्रेड बाय मॉस्किटो के द्वारा यह जो है डिजीज़ होती है, ठीक है जी। इसमें इम्पेयर्स फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि जो इंडिया का हंगर चैलेंज है कि जेंडर सेंसिटिव ग्रोथ क्या है, इसके बारे में बात की है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात की जा रही है, क्या स्टैटिस्टिक्स है उसकी बात की जा रही है, ठीक है जी। तो इसमें ऐसा है कि हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखना है, तो इंडिया का रैंक जो है 107 है आउट ऑफ 121 कंट्रीज़, ठीक है जी, और 19.3% ठीक है आपको देखने को मिलेगा चाइल्ड वेस्टिंग रेट इंडिया के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड जीका वायरस की बात की जा रही है। मुंबई में फर्स्ट केस जीका वायरस का देखने को मिला। जीका वायरस क्या है इसके बारे में देख लेते हैं कि वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज एजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, एंड द सेम मॉस्किटो जो कि डेंगू और चिकनगुनिया को भी कॉज करता है, उसी मॉस्किटो के साथ ये जीका वायरस भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। इसका नेम युगांडा से लिया गया है, जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा, एंड वेयर द वायरस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1947, ठीक है जी। जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जीका कैन कॉज द बर्थ डिफेक्ट सच एज माइसोसिफेली एटसेट्रा एटसेट्रा, स्मॉल हेड एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी बीमारी कर सकते हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट या वैक्सीन अभी तक आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इंडिया में पहला केस आपको जीका का 2017 के अंदर देखने को मिला था, ठीक है जी। फरवरी 2016 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जीका वायरस इन्फेक्शन को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर के ऊपर कंसर्न कर दिया गया था, ओके जी। नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिला है कोप इन नाइजर। कोप तो आपको पता ही है क्या होता है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट है ऑस्टर मोहम्मद बेजोम। तो फ्रांस एंड द नाइजर क्रश फॉल टॉक्स टू रिस्टोर डेमोक्रेसी। कोप हुआ है वहाँ पर नाइजर के अंदर, आपको पता है वहाँ पे इस एरिया के अंदर, वो नाइजर के अंदर कोप चलते रहते हैं, ठीक है, और वो सक्सेसफुल कोप भी रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है जी। तो ये क्या एरिया है, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 80% ऑफ द लैंड एरिया आपका सहारा डेजर्ट का देखने को मिलेगा। कैपिटल जो है आपकी नाइजर की नियामे देखने को मिलेगी, ठीक है जी। क्लाइमेट यहाँ का डेजर्ट मोस्टली हॉट ड्राई हस्टी ट्रॉपिकल इन एक्सट्रीम साउथ देखने को मिलेगा। एथनिक ग्रुप हौसा, जर्मा, शोंघाई, तुआर्गे, फुलानी, कानूरी, अरब एंड तोबो देखने को मिलेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की फ्रेंच देखने को मिलेगी आपको, ठीक है जी, नाइजर के अंदर। नाइजर की जब हम बात करते हैं तो लेक चार्ड की बात भी हमारे सामने जरूर होती है, तो लेक चार्ड आपको देखने को मिलेगी इस वाले एरिया के अंदर, ठीक है जी। तो लेक चार्ड किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री लगाती है, तो इसमें नाइजर आता है, चार्ड आता है, नाइजीरिया आता है और कैमरून आता है। 4 कंट्रीज़ हैं जो कि लेक चार्ड के साथ बाउंड्री लगाती है। अब लेक चार्ड क्या है कि थोड़ा सूखने लग गई है, ऐसे कुछ बात इसके ऊपर चलती रहती है, इसलिए न्यूज़ में रहती है। नाइजर, चार्ड, नाइजीरिया एंड कैमरून, ये 4 जो है आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा कि CBI एकेडमी ज्वाइन द इंटरपोल ग्लोबल एकेडमिक नेटवर्क। तो इंटरपोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया इज होस्टिंग द 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल इन न्यू दिल्ली,
ये आपका न्यूज़ में रहा, सेकंड टाइम सिंस द इंटरपोल केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल क्या है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो क्राइम पैलेट है, इसके अंदर रेड नोटिस, ग्रीन नोटिस, ब्लू नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस, ऑरेंज नोटिस और पर्पल नोटिस रहता है। ठीक है जी, ठीक है जी। जो रेड नोटिस रहता है कि लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विद द व्यू ऑफ हिज और हर extradition. Blue notice, information on a person of interest in a criminal investigation. Yellow notice, to locate missing person. And green notice, to warn about criminal activities. Black notice, to seek information on unidentified bodies. Orange notice, to warn of an event, person, representative, a serious or imminent threat to the public safety. And purple notice, information on ऑर्गेनाइजेशन क्या है यह, तो हेडेड बाय द प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ टेन्योर ऑफ 4 years। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज बाय सेक्रेटरी जनरल एंड इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 5 years रहता है। 1923 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC एंड हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका इकोवास है। इकोवास क्या है इसके बारे में देखते हैं। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, इकोवास आपको देखने को मिलेगा कि वेस्ट अफ्रीका की स्टेट की जो इकोनॉमी है वो साथ मिलकर क्या काम कर रही है उसके बात की जा रही है। ठीक है जी, ट्रीटी ऑफ लागोस से इसको शुरू किया गया था 1975 के अंदर। मेंबर स्टेट आपको देखने को मिलेंगे जो वेस्ट अफ्रीका के स्टेट देखने को मिलेंगे आपको। कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी इनका गोल रहता है। ठीक है, ये इकोवास के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ पर कि वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक मॉनेटरी यूनियन एंड वेस्ट अफ्रीकन मॉनेटरी यूनियन, ये दो देखने को मिलेगी आपको। ये रही आपकी वेस्ट अफ्रीका की कंट्री जो ये साथ मिलकर काम कर रही है इकोवास के अंदर। इसके अंदर माली, नाइजर, बुर्किना फासो, बेनिया, टागो, घाना, कोटा डिवोरो, लिबेरिया, सिएरा लियोन, गुयाना एटसेट्रा देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपको ब्रिक्स के बारे में। आपको पता ही होगा कि ब्रिक्स हैज़ बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल साउथ, PM मोदी ने ऐसा कहा है। ठीक है, ये टर्म जो है मिस्टर जिम ओनील ने जो है गोल्डमैन सैक्स के जो है रहने वाले हैं उन्होंने कॉइन किया है। ठीक है जी, इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिलेंगे। 2006 के अंदर इंडिया एंड चाइना, ठीक है, इसके अंदर लॉन्च किए गए थे। मतलब जो भी है, फर्स्ट समिट जो इसका हुआ था वो येकाटेरिनबर्ग रशिया के अंदर 2009 के अंदर हुआ था। ठीक है जी, ब्रिक जो है ब्रिक्स बना था 2010 के अंदर जब इसमें साउथ अफ्रीका ऐड किया गया था। ऐसी ऐसी बात इसके बारे में लिखी गई है यहाँ पर। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस बैंक KV कामत देखने को मिलेंगे जो कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक देखने को मिलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो वो है आपका फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में कि 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के अंदर किसको क्या क्या मिला है। आलू अर्जुन को बेस्ट डायरेक्टर के रूप में पुष्पा फिल्म के लिए अवार्ड मिला है। आलिया भट्ट और कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस मिला है अवार्ड गंगूबाई और मिमी मूवी के लिए। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए बेस्ट फीचर फिल्म के तौर के ऊपर इसको अवार्ड मिला है कश्मीरी फाइल को। एंड वन द नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, इसको अवार्ड मिला है। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड की बात की जाए तो एनुअली दिए जाते हैं सिंस 1954। ठीक है, बाय डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल टू ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस अवार्ड इन 1973। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहता है, इस वीडियो का मेरे ख्याल से काफ़ी इस कवर को कवर कर चुके हैं कि PM मोदी को कौन कौन से देश के जो है सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड मिल चुके हैं। तो इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, भूटान, पैलेस्टीन, UAE, रशिया, अफगानिस्तान, मालदीव, बहरीन, USA, रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, फिजी एंड पापुआ न्यू गिनी के अवार्ड मिल चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहता है कि 7 यूनिक इंडियन क्राफ्ट रिसीव द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स। अब वो क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। पहला है जालेसर धातु शिल्प, ये आपको उत्तर प्रदेश का देखने को मिलेगा। इसको डेकोरेटिव मेटल क्राफ्ट और ब्रासवेयर के नाम से भी हम जानते हैं, जालेसर धातु शिल्प। दूसरा है गोवाज का मानकुर्द मैंगो। मानकुर्द मैंगो क्या है, इसको मालकोराडा के नाम से भी जानते हैं। यूनिक वैरायटी ऑफ मैंगो देखने को मिली, इसको GI टैग मिला है। फिर गोवा का ही बेबिनका एक ट्रेडिशनल इंडो पोर्टुगीज बर्डिंग देखने को मिलेगी, क्वीन ऑफ गोंड डेजर्ट्स इसको कहा जाता है। ठीक है जी,
गोवा का बेबिनका, क्वीन ऑफ गोंड डेजर्ट, इसको कहा जाता है इंडो पोर्टुगीज पडिंग। राजस्थान के 4 GI टैग देखने को मिलेंगे आपको, उदयपुर का कोफ्तकारी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर का काश्तीकारी, जोधपुर का बांदेज और बीकानेर का ही उस्ता कला क्राफ्ट। ठीक है जी, तो ये 7 चीज़ों को आपको GI टैग देखने को मिला। जालेश्वर धातु शिल्प, गोवा मानकुर्द मैंगो, गोवा का ही बेबिनकाना और राजस्थान के यह 4 उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर के। ठीक है जी। चाइना की बात करें तो स्लिप इनटू डिफ्लेशन एज पोस्ट कोविड रिकवरी फॉल्टर्स की बात की जाती है। डिफ्लेशन क्या है? एक इन्फ्लेशन होता है जब प्राइस बढ़ते हैं, डिफ्लेशन होता है तो प्राइस कम होते हैं, मतलब प्राइस कम इन द सेंस कि जितना इन्फ्लेशन रहता है 2 to 4% उससे कम ही रहता है, ऐसे कुछ बात की जाती है। 4 टाइप की टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी प्राइस राइज के टर्म में, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन। ठीक है जी। अब ये क्या है? इन्फ्लेशन क्या होता है कि सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर टाइम। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? एक्सट्रीम रैपिड अनकंट्रोलेबल इंक्रीज हो जाता है। स्टैगफ्लेशन क्या कि साइमल्टेनियसली ऑकरेंस ऑफ द स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, हाई इन्फ्लेशन हो जाता है, कभी कम ऐसे स्टैगफ्लेशन चल जाता है। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंडिकेटिंग द जनरल प्राइस लेवल इज स्टिल राइजिंग बट एट अ स्लोअर रेट। ठीक है जी, तो ये रहता है डिसइन्फ्लेशन, तो चाइना में रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कॉटन के बारे में। कॉटन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर कि कॉट एलआई मोबाइल ऐप हैज़ बिन डेवलप्ड फॉर द फार्मर्स, ताकि उसको MSP रेट के बारे में अवेयरनेस की जानकारी मिलती रहे। ऐसी चीज़ें हैं, पेमेंट ट्रैकिंग कैसे करनी है। कॉटन के बारे में बात करें तो एक खरीफ क्रॉप देखने को मिलेगी आपको, 6 से 8 मंथ इसको मैच्योर होने के लिए लगते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप देखने को मिलेगी, इसके लिए एरिड क्लाइमेट आपको चाहिए। ये 2.1% ऑफ द वर्ल्ड एरेबल लैंड देखने को मिलेगा आपको। यह टेम्परेचर 21 से 30 डिग्री का चाहिए होता है। रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। ब्लैक कॉटन सॉयल या रेगुड सॉयल इसके लिए लगती है, जो कि डेक्कन प्लेट्यू की सॉयल देखने को मिलेगी। प्रोडक्ट फाइबर, ऑयल एंड एनिमल फीड देखने को मिलेगा। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री में इंडिया टॉप पे है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे US है। प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के अंदर आपको कॉटन देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन देखें कॉटन की तो 4 टाइप की होती है। एक गॉसिपियम, हिरसुतम, बारबाडेंस, आर्बोरियम एंड हर्बासियम देखने को मिलेंगी। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा भारत देश के अंदर जो है कॉटन उगाया जाता है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश रहता है, राजस्थान भी रहता है। ठीक है, टॉप के अंदर इसमें महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना है, फिर राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश है। कर्नाटका के अंदर नहीं है, कर्नाटका तो बहुत नीचे आता है। नेक्स्ट टॉपिक है पल्सेस इन इंडिया की बात करें तो पल्सेस की बात करें तो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन देखने को मिलेगा। ठीक है जी। प्रोडक्शन क्या क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगी पल्सेस की, जैसे कि चिकपीस एंड तुर एंड अरहर, जिसको हम पीज एंड पीस बोलते हैं, मूंग बीन्स एंड उड़द, मसूर की दाल, पीस एंड वेरियस काइंड ऑफ बीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एरिया ऑफ कल्टीवेशन क्या देखने को मिलेगा? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न बंगाल एटसेट्रा एटसेट्रा देखने को मिलेंगे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में इंडिया, जो है पल्सेस के मामले में एक्सपोर्ट करता है 410,375.89 मीट्रिक टन ऑफ पल्सेस फॉर द वर्ल्ड। अप्रोक्सीमेट 2800 करोड़ तक का हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। मेजर एक्सपोर्ट होता है हमारा UAE को, फिर चाइना, US, नेपाल, कनाडा एंड ईरान, ये आपके रहते हैं एक्सपोर्टर। ऑनियन की बात करें तो ऑनियन इन इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर लेते हैं कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन ऑनियन लगेगी, थोड़ी बहुत जानकारी चल रही थी। तो सेकंड लार्जेस्ट ऑनियन ग्रोइंग कंट्री आपको देखने को मिलेगी इंडिया। खरीफ क्रॉप 10% रहती है, लेट खरीफ में 20% और रबी में यह 70% रहती है। रबी ऑनियन क्रॉप इज मेन स्टे ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के अंदर 39%, कर्नाटका के अंदर, फिर आंध्र प्रदेश के अंदर 17% रहता है। ठीक है जी। एक्सपोर्ट कंट्री कहाँ की जाती है? बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, UAE, नेपाल एंड इंडोनेशिया को हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑनियन को। ठीक है जी। खरीफ क्रॉप के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दूँ कि खरीफ क्रॉप जो होती है वो जून जुलाई के अंदर सो की जाती है और अक्टूबर के अंदर इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है जी। लेट खरीफ की बात करें तो इसको सितंबर अक्टूबर के अंदर टाइम में लगाया जाता है और दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। रबी खरीफ की बात करें तो यह सो की जाती है दिसंबर के अंदर और जनवरी हार्वेस्ट या मार्च तक इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक की और बात चलते हैं, सी ग्रास की बात चलती है। सी ग्रास क्या है? तो बाल्टिक सी के बारे में हम यहाँ बात करते हैं।
कि क्लाइमेट चेंज वहाँ पर आ रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। सी ग्रास तो पता ही है कि समुद्र में उगने वाली घास की बात चल रही है यहाँ पर, सारी की सारी बात है। अब बाल्टिक सी कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। मेनली भारत देश के अंदर आपको देखने को मिलेगी पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार जो है तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको सी ग्रास देखने को मिलेगा, ठीक है जी। इसको इवॉल्व होने के लिए अराउंड 100 मिलियन ईयर्स अगो से इवॉल्व हो रही है। 4 मेजर ग्रुप्स में देखने को मिलेंगी आपको ये, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका मैंग्रोव्स इकोसिस्टम की बात की जा रही है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मैंग्रोव सेल ऑन इंटरनेशनल डे ऑन मैंग्रोव इकोसिस्टम की बात की थी। मैंग्रोव क्या है, ट्रॉपिकल प्लांट देखने को मिलेगा दैट आर अडेप्टेड टू लॉस वेट सॉइल्स, सॉइल वाटर और पीरियडिकली सबमर्ज बाय टाइड्स, ठीक है जी। मैंग्रोव के बारे में पता ही है कि जो समुद्र की टाइड्स को भी सोख लेते हैं, थोड़ा बहुत सॉल्टी वाटर में भी वहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते हैं, उसकी बात की जाती है, ठीक है जी। और ऑक्सीजन जो है इन सॉइल इज लिमिटेड या नील ही होता है उस केस के अंदर, ठीक है जी। एंड वीवी पैरस क्या होता है कि देयर सीड जर्मिनेट्स व्हाइल स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट ट्री एंड पर्पस ऑफ ब्रीदिंग द वेल स्पेशल रूट्स कॉल, इसको हम रूट्स को क्या कहते हैं, न्यूमाटोफोरस कहा जाता है। वर्ल्ड के अंदर 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपको मैंग्रोव का देखने को मिलेगा। एशिया का लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैंग्रोव्स एशिया में देखने को मिलेंगे। साउथ एशिया के अंदर 6.8% ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। और इंडिया मैंग्रोव की बात करें तो 45% के आसपास, अप्रॉक्सीमेट 46% आपको साउथ ईस्ट एशिया का इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 4,992 स्क्वायर किलोमीटर जो कि 0.15% है कंट्री का जोग्राफिक एरिया का मैंग्रोव देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन डेल्टा आपको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा है। भीतरकनिका मैंग्रोव भी सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। भीतरकनिका कहाँ पे है तो यहाँ उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल और यहाँ बांग्लादेश के अंदर आपको सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलेंगे, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट बाकी देखने को मिलेंगे, कोस्टल एरिया के आसपास ही होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका देखने को मिलेगा रशिया लूना 25, चंद्रयान 3 के साथ साथ इन्होंने भी रशिया वालों ने लॉन्च किया था लूना 25, तो इसकी लैंडिंग थोड़ी सी खतरनाक रही थी, इसके बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहता है, ये इसी के बारे में बात की जा रही है कि जो है वेरियस सैटेलाइट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ भेजे गए हैं। सोवियत यूनियन के द्वारा लूना 2, 9, 16 एंड 24 देखने को मिलेंगे। अपोलो प्रोग्राम आपको, लूना प्रोग्राम रशिया का है, अपोलो प्रोग्राम यूएसए का देखने को मिलेगा आपको, ठीक है जी। और चांग प्रोग्राम चाइना का देखने को मिलेगा। वैसे ही यूएसए का लूनार रिकॉग्नाइसेंस ऑर्बिटर देखने को मिलेगा। चंद्रयान प्रोग्राम इंडिया देखने को मिलेगा, जिसमें चंद्रयान 3 जो है बहुत ज़्यादा सफल रहा है, ठीक है। लूनार इम्पैक्ट मिशन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है जी। ये अलग अलग उसका है, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या है, हम वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। फॉर द वुमेन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी के तहत इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 15(1) प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजियस कास्ट एंड सेक्स के अनुसार आपको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन से प्रोहिबिट किया जाता है। आर्टिकल 15(3), ठीक है, फेवर ऑफ वुमेन, अफर्मेटिव फेवर टू वुमेन रहेगा, अलाउ स्टेट को। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक अपॉइंटमेंट के अंदर ऑल सिटीजन्स को। आर्टिकल 23 ह्यूमन एंड फोर्स लेबर को ट्रैफिकिंग को रोकता है। आर्टिकल नंबर 39A DPSP स्टेट को की सिक्योर करेंगे मैन एंड वुमेन के इक्वल राइट्स को। आर्टिकल 39D इक्वल पे मिलेगी, इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। आर्टिकल 42 स्टेट टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमेन वर्किंग कंडीशन सबके लिए। आर्टिकल 51 derogatory to the dignity of women, and Article 300A right to property for women, and 73rd and 74th Amendment Act of 1992 कहता है कि रिजर्व करेंगे 1/3 सीट इन लोकल पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज फॉर द वुमेन। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।